हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कक्षा 7 का पार्ट नंबर 19 और 20 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये दोनों पार्ट मैंने इसलिए एक जगह किए हैं दोस्तों। एक तो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे हैं, स्पेशली आप मेवाड़ और मुग़ल संबंध देखेंगे इसी वीडियो में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी 7th में इतना मैटर मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इन दोनों पार्टों में हम थोड़ा सा बात करें। इन दोनों पार्टों में एक तो सल्तनत काल और एक मुग़ल काल, ठीक है। इन दोनों काल से राजस्थान राजपूताना के जो संबंध थे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख जो राजा हैं उनके साथ किस प्रकार से संबंध रहे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पे थोड़ी नज़र डालते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। दोस्तों, मुख्य रूप से, वैसे तो पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो सबसे पहले भारत पर तुर्क आक्रमण जो है वो प्रमुख रूप से महमूद गजनवी ने किया था। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सोमनाथ पर आक्रमण किया मंदिर पर, उस समय सोलंकी, 100 से सोमनाथ और 100 से सोलंकी मैंने बताया था उस समय। तो गजनवी ने आक्रमण किया, 17 बार लूटा। इसके बाद गौरी का शासन आता है दोस्तों। महमूद गजनवी तो लूट करके चला गया, लेकिन वापस फिर वहाँ से गौरी का आक्रमण होता है और सल्तनत काल की जो नींव है या जो शुरुआत है विदेशी तुर्क आक्रमणकारियों की, वो नींव भारत में लगती है। तो उसका यदि हम ये कहें कि इस नींव को लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो गौरी को। गौरी ने 2 आक्रमण किए थे दोस्तों, 91 में और 92 में। तराइन का युद्ध 1191-92। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरा हार गए। और इस कारण से फिर गौरी के बाद जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर स्थायी शासन की शुरुआत की और इस प्रकार से सल्तनत की शुरुआत होती है भारत में। और मैंने जैसे कि आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम मुग़ल वंश पढ़ेंगे विस्तृत, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब तक आप ये देखिए, ये आप सल्तनत काल के 5 वंश है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार ये सीधा क्रम पूछते हैं परीक्षाओं में, हो सकता है आपके ये सीधा याद आए। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश आता है सल्तनत काल में। उसके बाद आता है खा, गुड़ खा, खा से होता है खिलजी। फिर आता है तू से तुगलक, से सैयद और लो से लोधी। गुड़ खा तू साले, गुड़ गुलाम, खा खिलजी, तू तुगलक, से सैयद और लो से लोधी। इस प्रकार से क्रम से 5 वंश आते हैं। और इसके बाद मुग़ल वंश की शुरुआत होती है। उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लगता है बीच में और सूर वंश की स्थापना भी होती है, पर वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। उसके बाद मुग़ल वंश शुरू से अंत तक चलता है। और जब मुग़ल वंश की समाप्ति होती है, तब आधुनिक भारत का जन्म होता है। आधुनिक भारत अटखेलियाँ खेलता है, अटखेलियाँ करता है अपने जीवन में। इस प्रकार से ये एक ताना बाना है मध्यकाल का। यदि आपको मोटे मोटे वंश याद रहते हैं तो एक तरीके से आपको एक आउटलाइन पता हो जाएगी पूरी। सल्तनत काल और मुग़ल काल को मिला करके ही मध्य भारत का इतिहास बनता है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुग़ल, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शासकों और सल्तनत काल की। इस जो बोर्ड पे मैटर लिखा है, ये सल्तनत काल और राजस्थान से संबंधों के बारे में इसमें चर्चा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हमीर के बारे में। हमीर एक ऐसा शासक जिसके बारे में कहा जाता है त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो रंग। इस व्यक्ति ने हट किया अपने शरणागत आए हुए लोगों को, अलाउद्दीन केहबरू और मोहम्मद खां। तो उनको शरण में आए हुए को अलाउद्दीन को नहीं सौंपा और भले उसको अपना राज्य, राजपाट सब कुछ गंवाना पड़ा, जान देनी पड़ी, लेकिन अपनी जो उसने वचन दिया उस वचन पे कायम रहा। तभी जो हमीर का जो नाम है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों। तभी हम आज इसको पढ़ रहे हैं। 1282 में जैत्र सिंह इनके पिता थे। जैत्र सिंह के जीवित रहते रहते ही इन्होंने शासनभार संभाल लिया था, ठीक है दोस्तों। 2 पुस्तकें आती हैं इस पाठ में। 2 पुस्तकें दी गई हैं, आप दोनों अच्छे से याद कीजिए। पहली है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य लिखी गई है नयन चंद्र सूरी द्वारा, नयन चंद्र सूरी द्वारा।
और हमीर रासो लिखा गया है दोस्तों जोधराज द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो। जोधराज, जो में ओ की मात्रा है और रासो में ओ की मात्रा है, तो रासो और जोधराज ने रचना की, हमीर रासो की। ठीक है दोस्तों, फिर इस किताब में आते हैं 3 विजय के नाम जो हमीर ने दर्ज की। देखिए, भीमरस के अर्जुन को हराया, धार के परमार को हराया और मेवाड़ के समर सिंह को हराया। तो हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि निम्न में कौन सा मेवाड़ का शासक हमीर का समकालीन था। तो वहाँ ऑप्शन 4 शासक आ जाएं तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, समर सिंह, जिसको हमीर ने हराया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद धार पर उस समय परमार वंश का शासन था, इनको हराया, और भीमरस था, उसका जो अर्जुन है उसको हराया। ठीक है, इसके बाद जब इसका शासन अच्छी प्रकार से चल रहा था, ये विजय करता जा रहा था, इसका शासन फैलता विस्तृत होता जा रहा था, तो जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में वहाँ पर जो दिल्ली में सत्ता थी, तो दोस्तों जब कभी देखिए, जब कोई राज्य विस्तार करता है तो विस्तार करता 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 उसकी सीमा दूसरे राज्य से अवश्य टकराएगी, और टकराने के कारण युद्ध अवश्यम भावी है। तो शरणागत को शरण देना एक कारण था, लेकिन ये भी एक प्रमुख कारण था कि हमीर शक्तिशाली होता जा रहा था और दिल्ली को ये पसंद नहीं था। दिल्ली नहीं चाहता था कि हमीर शक्तिशाली बने, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के 1291 में रणथंबोर विजय के लिए आता है। रणथंबोर के दुर्ग की चाबी कही जाती है झाइन का दुर्ग, याद रखिएगा। झाइन पर आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में, विजय भी प्राप्त की, लेकिन आगे सफलता नहीं मिली और वो वापस चला गया। वहाँ उसने एक बहुत प्रसिद्ध कथन कहा था दोस्तों कि मतलब मेरे लिए इस दुर्ग का महत्व एक बाल के समान है। इस प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे जैसी बात थी। तो बाणों में पुनः एक बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसको मार करके अलाउद्दीन खिलजी ने शासन सत्ता संभाली। पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, अलाउद्दीन खिलजी का चेहरा खाका आपके दिमाग में होगा दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यह सल्तनत की गद्दी पर बैठता है 1296 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और उसे किसी भी कीमत पर रणथंबोर जीतना था। तो उसने नुसरत खां और उलूग खां नामक 2 सेना नायकों को भेजा, नुसरत और उलूग। तो नुसरत खां जो है दोस्तों वह युद्ध करते करते घायल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, उलूग खां भाग गया। इस प्रकार से जो पहला प्रारंभिक आक्रमण है ये सफल रहा, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंबोर गया, उसने घेरा डाला, लेकिन कोई विशेष परिणाम नहीं मिले। लेकिन हर जगह दोस्तों बात करें कि विश्वासघाती लोगों की कमी नहीं होती, तो ऐसे ही कुछ लोगों को साथ में लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने यह किला फतेह किया, और जितने भी सैनिक थे हमीर सहित सभी केसरिया करते हैं, और रानी जो है वह अपनी साथी जो दासियां हैं और जो जितनी भी साथी हैं उन सब के साथ में जल जोहर करती है। जल जोहर केवल रणथंबोर में हुआ था दोस्तों, याद रखना। हमीर ने अपने जीवन में दोस्तों 17 युद्ध किए थे, 17 में से 16 में उसकी विजय हुई थी। तो इसलिए बहुत महान शासक था निश्चित रूप से, नो डाउट। इस प्रकार से हमीर का केवल इतना ही वर्णन मिलता है दोस्तों पाठ में। अब बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह वही पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है तो कुछ खास इसमें है नहीं बताने के लिए, फिर भी देखते हैं। 1302 में ये शासक बनता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी के लिए भी उसने ये युद्ध किया, और इसका उल्लेख पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में मिलता है। पर इसका कुछ खास इतिहासकार इस घटना से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों, गंभीर नदी किनारे अपनी सेना का तंबू गाड़ लिए और पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलती दिखी। तो उसने वार्ता के लिए एक बुलाया कि आप आइए अपन वार्ता करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, क्या बात है क्या नहीं है जो। तो रतन सिंह को बुला लिया और धोखे से उसको बंदी बना लिया। तो उसके जो महान सेना नायक हैं या जो सरदार थे गोरा और बादल, उन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक और चतुराई से
पालकियों में बैठ करके स्त्री के वेश में जा कर के और वो अपने जो राजा है उसको उन्होंने छुड़ा लिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लेकिन चूँकि घेरा लंबा था इसलिए अंततः वीरों को लड़ना पड़ा और उन्होंने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर किया पद्मिनी के नेतृत्व में। इस प्रकार से चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फिर आगे जो ये रावल शाखा थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, रावल शाखा थी। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह। याद करना थोड़ा सिंपल है, र से ही रतन सिंह था और रा से ही रावल, तो रावल शाखा की यहाँ समाप्ति होती है और सिसोदा शाखा की शुरुआत होती है मेवाड़ में। हमीर द्वारा इसकी स्थापना की गई 1326 में। कब की गई दोस्तों? 1326 में। तो ज़्यादा समय नहीं लिया उन्होंने, 1303 से 1326 अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 13 और 26 तो मात्र 23 सालों में उन्होंने वापस ये जीत लिया। लेकिन अब शाखा बदल जाती है दोस्तों, रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है और सिसोदा गांव का था हमीर, तो सिसोदिया वंश की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो सिसोदिया शाखा कब से शुरू होती है दोस्तों? 1326। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो 1326 में जो है सिसोदिया शाखा शुरू होती है। इस प्रकार से जो 7वीं क्लास की बुक है उसमें अगला वर्णन है कानड़ देव का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम इसमें यहाँ पढ़ते हैं। 1305 में यह गद्दी पर बैठता है और इसका महत्व इसलिए था दोस्तों कि ये जालोर दुर्ग का शासन था इनके पास में, जालोर का शासन था। जालोर जो है दोस्तों ये गुजरात के रास्ते पर पड़ता है। तो एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना लेकर के गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी और जब लौटती हुई सेना या जाती हुई सेना को कानड़ देव ने रास्ता नहीं दिया और सेनानायक दोनों वही थे, नुसरत खां और उलुग खां, उनको रास्ता नहीं दिया। इससे खिन्न होकर के अलाउद्दीन ने आक्रमण करवाया। 1308 में सिवाना पर आक्रमण हुआ जिसे जालोर की दुर्ग की चाबी भी कहते हैं और शम्स खां ने सिवाना पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। बाद में लेकिन शम्स खां को पकड़ करके बंदी बना लिया गया और अंततः लड़ते लड़ते सभी वीरगति को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो अगला व्यक्तित्व है जिसका वर्णन है वो है महाराव शेखा। शेखा शब्द से शेखावटी बना है तो आप समझ गए होंगे। ये जयपुर के वंश से संबंधित थे और इन्होंने क्या है कि अपना पृथक राज्य बनाने की कोशिश की और ये कोशिश जो थी ये उनके भाई को पसंद नहीं थी, चंद्रसेन को। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य युद्ध होता है और चंद्रसेन को शेखा जी हरा देते हैं और इस प्रकार से अपना नया राज्य बनाते हैं जिसमें भिवानी, हिसार और अमृतसर आदि आते हैं और यह राज्य उस समय तत्कालीन आमेर राज्य से भी बड़ा राज्य था। तो इस प्रकार से शेखा जी का वर्णन है। उसके बाद में वर्णन है दोस्तों कुंभा का। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की कुछ पुस्तकें हैं, एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया। ठीक है, ये 2 पुस्तकों का ही वर्णन है और विस्तार से हम जब इस वंश को पढ़ेंगे अभी दोस्तों तो मैं इसको बहुत विस्तार से बताऊंगा और एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा उसमें से, ये बिल्कुल आप विश्वास इस चीज़ का कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 पुस्तकें होती हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा ने लिखवाई। कुंभा ने जो प्रमुख युद्ध लड़े, सबसे पहला सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ता है कुंभा। 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ता है मालवा के सुल्तान के साथ। मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी। तो देखिए बहुत इजी है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है अपने को परीक्षा में क्योंकि कुंभा ने भी युद्ध किए थे और सांगा ने भी युद्ध किए थे। इस प्रकार से कौन कब शासक था तो इसको याद करना बहुत सिंपल है। कुंभा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। माँ और मैं, वही मैं और माँ, मालवा का महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी को हराया सारंगपुर के युद्ध में और उसे जब वो हार करके भागता गया तो मांडू जा कर के उसको बंदी बना लिया। तो देखिए मांडू में बंदी बनाया, मालवा का ही शासक था और महमूद खिलजी ही उसका नाम था। तो सब में से तो बंदी बनाया गया महमूद खिलजी को। उसके बाद 6 महीने कैद में रख करके उसको छोड़ दिया गया। कुछ इतिहासकार इसकी प्रशंसा करते हैं कुंभा की और कुछ इतिहासकार उसे यह जो गलती की संज्ञा देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यदि सह अस्तित्व नहीं होगा राजाओं में तो उनका शासन लंबा नहीं चलता। तो कुंभा ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ये कार्य किया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गुजरात और नागौर ने भी आक्रमण किया कुंभा के ऊपर। गुजरात का शासक कुंभा का समकालीन था कुतुबुद्दीन और नागौर का शासक था शम्स खां। तो शम्स खां और कुतुबुद्दीन ने मिलकर भी कुंभा के ऊपर हमला किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से मालवा और गुजरात ने भी संयुक्त आक्रमण किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से कुंभा ने अत्यंत वीरता से सभी को हराया। और एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, पूछा भी गया है दोस्तों ये एग्जाम में, कि राजस्थान में प्रमुख 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए हैं। कितने दुर्ग बनवाए हैं दोस्तों? 32। ये परीक्षा में आ सकता है। अगर प्रश्न परीक्षा में थोड़ा सा घुमा करके आए तो ये भी आ सकता है कि बताइए दुर्ग निर्माण के क्षेत्र में यदि हम श्रेय देना चाहें तो सबसे ज़्यादा श्रेय किस शासक को दिया जाएगा, या प्रश्न आ जाए कि किस वंश को दिया जाना चाहिए, तो मेवाड़ रियासत के कुंभा को, या मेवाड़ राज्य के कुंभा को 32 दुर्ग बनाए उन्होंने। और एक कुंभलगढ़ का दुर्ग भी बनाया जिसे अजेय दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, अभी तत्कालीन मेवाड़ राज्य का भाग था। इस प्रकार से दोस्तों हमने सल्तनत काल और राजस्थान के संबंध देखे पार्ट नंबर 19 में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 20 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट कहूँगा दोस्तों मैं इसे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अब हम 20वें पार्ट में जो मैटर है वो है मुग़ल और राजपूत संबंध। तो देखिए, मुग़ल राजपूत संबंध के लिए हमें मुग़ल शासकों का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत का मध्य काल जो है वो सल्तनत काल और मुग़ल काल से मिलकर बना है। तो मुग़ल काल का जो संस्थापक था वो था दोस्तों बाबर। बाबर के बाद में शासन आता है हुमायूं का। हुमायूं के बाद में शासक बना अकबर। अकबर के बाद में शासक बना जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो ये आपको दोस्तों क्रम से याद होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अकबर, बाबर के बाद में हुमायूं बना। हुमायूं कुछ समय के लिए शासक नहीं रहा, तो शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की, लेकिन वापस शासक बना। और उसके बाद में हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर शासक बना। जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में शासक बनता है औरंगजेब। प्रमुख रूप से ये जो वंशक्रम है ये इसके शासक हैं। इसके बाद में बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, महमूद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आदि आगे तक जाते हैं। और अंतिम जो शासक है वह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसके नेतृत्व में 1857 का संग्राम लड़ा गया था। तो दोस्तों ये शासक हमें ज़रूरी है याद रखना। तो महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राजस्थान का इतिहास इस व्यक्ति के बिना दोस्तों बिल्कुल अधूरा है। अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान के मुकुट का हीरा यदि हम कहें, वीरता रूपी जो मुकुट है दोस्तों उसका जो हीरा है, अनमोल जो रत्न है वो यही है। इस व्यक्ति ने आज तक, मतलब अभी तक या आगे भी, राजस्थान का जो गौरव है उसको शिखर पर ले जाने का कार्य किया। तो महाराणा प्रताप के समय दोस्तों उस समय शासक था वहाँ अकबर। अकबर ने कोशिश की थी सभी राजाओं से सुलह कुल की नीति, नागौर दरबार लगाया, बहुत सारे राजाओं का अधीनस्थ कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन महाराणा प्रताप को इससे बिल्कुल नफरत थी। उन्होंने कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। और इस प्रकार से इनके पास कुछ दूत भी भेजे, जमा बूटो करके एक सूत्र आता है तो याद करने के लिए, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अंततः निश्चित रूप से युद्ध होना था। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं महाराणा प्रताप का जन्म। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर लड़ा और कठोर व्यक्ति जो एकदम कभी नहीं झुका, तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों भयंकर गर्मी में ही जन्म ले सकता है, जिसका इतना शक्तिशाली है, जिसका इतना, तो मई में 9 मई के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और ये प्रश्न तो पूछा गया है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये प्रश्न पूछा जाने वाला है जल्दी ही दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में आप देखिएगा, तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए। तो मई, जैसे कि मैंने बताया, भयंकर गर्मी में, तो ज्येष्ठ या जेठ जिसे हम बोलते हैं, ज्येष्ठ माह में बहुत गर्मी पड़ती है। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तो जैसे अंधेरा बोलते हैं, शुक्ल पक्ष चानना या जिसे उजियारा पक्ष बोलते हैं, तो ऐसे महान व्यक्ति का जन्म उजियारे पक्ष में हो सकता है दोस्तों। शुक्ल पक्ष में तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, विक्रम संवत 1597। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आप और तैयार कर लीजिए।
1597 में ही महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को डेथ हो जाती है और 1597 संवत को तो ये इनका राज्यारोहण होता है, माफ़ कीजिएगा जन्म होता है, और 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो महाराणा प्रताप का ये जो जीवन काल है ये समाप्त होता है। यहाँ पर एक पाँव में चोट लग गई थी घाव होने के कारण। महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे और जयवंता बाई जो सोनगरा चौहान की पुत्री थी, उनसे ये इनकी माता थी, उदय सिंह पिता थे। उदय सिंह का देहांत हो गया 28 फरवरी 1572 को। और ये तिथि याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी दिन महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फरवरी उस टाइम पे जैसे कि 1572 है, तो वैसे तो ये लीप ईयर है, पर उस टाइम पे लीप ईयर नहीं जानते थे, तो उन्हें लगा कि अरे फरवरी में ही राज्याभिषेक होना चाहिए, मुहूर्त निकल रहा है, आज आखिरी दिन है, आज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कर दिया जाता है। कहाँ करते हैं दोस्तों? गोकुंदा में। ठीक है, इस प्रकार से फिर गोकुंदा में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अकबर बहुत तिलमिला रहा था, उसने एक सेना भेजी मान सिंह के नेतृत्व में। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और इधर जो सेना है उसका नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में एक इतिहासकार है बदायूनी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। बदायूनी इतिहासकार जो है ये इस युद्ध में साथ था मुगल सेना के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं तो इनके मध्य युद्ध होता है। ये तिथि कई बार पूछी गई है परीक्षा में, 18 जून 1576। इस युद्ध का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला। हम नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप की विजय तो नहीं कहेंगे, लेकिन हार भी नहीं होती है। यहाँ दोस्तों बहुत अच्छे दो शब्द आए हैं, आप अच्छे से समझ लिए, हरावल और चंदावल। देखिए, जब भी सेना युद्ध करती है तो एक उसका आगे का पक्ष होता है, एक उसका पीछे का पक्ष होता है। तो जो आगे जो सबसे अग्रिम पंक्ति में जो लड़ती है और जो मृत्यु को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो मतलब एक सम्मान की बात थी कि हरावल जो पंक्ति होती थी उसमें जो लड़ते थे वो उनके लिए गौरव की बात थी कि वो सबसे पहले लड़ेंगे और अपने शौर्य का परिचय देंगे। तो चूड़ावत जो शाखा थी वो इसमें हरावल का कार्य कर रही थी। हकीम का सूर जिसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये धर्म युद्ध के पक्ष में विपक्ष में यदि हम बोलते हैं तो हकीम का सूर का नाम जरूर आएगा। ये जो है ये हरावल शाखा में थे। आगे पीछे जो चंदावल शाखा थी उसमें पुरोहित गोपीनाथ, याद रखिएगा, जयमल मेहता और चारण जैसा जैसे व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहे थे। गोपीनाथ पुरोहित, जयमल मेहता और चारण जैसा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मुहाना है, मतलब जो किनारे हैं, वो राणा पुंजा के नेतृत्व में जो तीर कमान लेकर के आदिवासी हैं उनको सुसज्जित किया गया। इस प्रकार से युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। सेना वापस गई गोकुंदा और उसकी जो रसद है वो पूरी तरह काट दी गई। रसद काटने का जो नेतृत्व है दोस्तों वो दिया गया पूंजा को। तो पूंजा ने बहुत कुशलता से उनकी रसद काट दी और उनको इतना भय हो गया कि गोकुंदा के चारों ओर उन्होंने ईंट की दीवार बना दी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बाद में महाराणा प्रताप युद्ध करते हैं। अगर हम कहें कि वापस से अपना राज्य विस्तार यदि हम कहें तो किस युद्ध से होता है? दिवेर के युद्ध से, अक्टूबर 1582 में होता है ये। यहाँ दोस्तों एक बहुत विशेष बात है, अभी तक महाराणा प्रताप रक्षात्मक नीति अपनाए हुए थे और यहाँ से वो आक्रामक नीति अपनाते हैं। इसे टोड ने मैराथन युद्ध भी कहा है। और आक्रामक युद्ध करते हुए जो दिवेर थाना था उस पर आक्रमण किया। वहाँ सुल्तान खां उस समय उस जो थानेदार था उसको पता चला तो उसने 17 थानों को और बुला लिया और इस प्रकार युद्ध की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप ने जो सुल्तान खां है इसके हाथी को मार दिया और ये पुनः घोड़े पे बैठ गया है। लेकिन दोस्तों अमर सिंह, आप केवल कल्पना कीजिए कि अमर सिंह ने एक भाले के वार से उस सुल्तान खां और उसके घोड़े दोनों को बींद दिया। दोनों को पार करता हुआ घोड़ा, वो जो भाला है वो ज़मीन में धंस गया और ये दृश्य देखकर मुग़ल सेना भाग खड़ी हुई। इतना वीर, इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी उनमें, वीरों में। इस प्रकार से यहाँ सुल्तान खां मारा गया और मुग़ल सेना भाग खड़ी। थक हार करके जो अकबर है उसने मेवाड़ की किताब को
बंद करके साइड में रख दिया। 1584 बाद में अकबर ने कोई प्रयास नहीं किया मेवाड़ को जीतने का। याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ष पूछा जा सकता है 1584। बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु जैसे कि मैंने अभी बताया 1597, 19 जनवरी कहाँ होती है, बारडोली में, वहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कला के पक्ष की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए, विश्व वल्लभ के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखवाई, वृक्ष आयुर्विज्ञान। तो ये वृक्ष का महत्व जानते थे और सर्वमुखी प्रतिभा के धनी थे और सभी को सहयोग करते थे और हर चीज़ के प्रति जागरूक थे, हर विषय के प्रति इनकी जागरूकता थी। इसलिए इन्होंने ये पुस्तक इसकी रचना करवाई, वृक्ष आयुर्विज्ञान। एक उन्होंने पुस्तक की रचना करवाई, व्यवहार आदर्श, जिसमें जो हम व्यवहार में क्या क्या हमारे आदर्श होने चाहिए उस पर है। एक पुस्तक इन्होंने लिखवाई, राज्याभिषेक पद्धति। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये पुस्तक लिखवाई और इसका अनुसरण गुजरात और बाद में आगे जाकर के शिवाजी ने भी किया, मराठाओं ने भी किया। इस प्रकार से राज्याभिषेक पद्धति महत्वपूर्ण पुस्तक है, व्यवहार आदर्श और वृक्ष आयुर्विज्ञान। चक्रपाणि मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वो भी इनके दरबार में रहते थे। निसारदी के नेतृत्व में 6 राग और 29 रागनियों की जो चित्र हैं ये बनाए गए और इन चित्रों को सामूहिक रूप से क्या संज्ञा दी गई दोस्तों, चावंड शैली। तो चावंड शैली का जन्म महाराणा प्रताप के समय होता है और इसका स्वर्णिम काल कहा जाता है अमर सिंह के काल को, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेवाड़ वंश विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। रागमाला कहा जाता है इस चित्रित ग्रंथ को। और महाराणा प्रताप ने एक मंदिर बनवाया, हरिहर का मंदिर उदयपुर में। हरिहर नाम से स्पष्ट है, हरि विष्णु का नाम है और हर शिव जी का, तो शिव और विष्णु दोनों का सम्मिलित जो है मंदिर बनवाया महाराणा प्रताप ने, कहाँ पर, उदयपुर में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो वीर पुरुष भारतीय क्या मैं तो कहूँगा कि विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया इनका नाम। और अब हम बात करते हैं अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र का भी नाम था, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ है राठौड़। ठीक है दोस्तों, राठौड़ वंश के अमर सिंह थे। राठौड़ वंश के ये जो अमर सिंह थे ये शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। हुआ घटनाक्रम ऐसे कि गज सिंह शासक थे, गज सिंह के बाद में ये शासक बनने वाले थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जसवंत सिंह को शासक बनाया गया, जो कि आगे जाकर के बहुत महान शासक हुए जोधपुर के या मारवाड़ के। तो जसवंत सिंह को जैसे ही शासक बनाया गया तो इन्होंने बुरा नहीं माना उस बात का और ये शाहजहाँ के दरबार में जाके रहने लगे और फिर वहाँ से उनको नागौर जो रियासत है ये दी गई और ऊंचा ओहदा दिया गया। ठीक है दोस्तों, बाद में क्या होता है, केसरी सिंह जोधा नाम के व्यक्ति को मुग़ल दरबार से अवनति की जाती है, तो इन्होंने मुग़ल दरबार की प्रतिष्ठा या मुग़ल दरबार के प्रभाव का विचार न करते हुए भी नागौर की सुरक्षा सौंप दी केसरी सिंह को और 30,000 का एक जिसे पट्टा बोलते हैं वो दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने अमर सिंह ने इस प्रकार से अपने स्वाभिमान की रक्षा की और हमेशा जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उनका साथ दिया। बाद में एक बार क्या होता है दोस्तों, एक बार मिलने जाते हैं शाहजहाँ से, लेकिन सलावत खान नामक जो सरदार था उसने मना कर दिया, या जो तुर्क सरदार ही कहेंगे, उसने मना कर दिया तो और गवार कह कर के संबोधित किया। तो इस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया दोस्तों कि इसने वहीं पर कटार से उसकी गर्दन उड़ा दी और बाद में एक षड्यंत्र के द्वारा अमर सिंह की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से अमर सिंह राठौड़ ऐसा व्यक्तित्व है जिसने जो कभी झुका नहीं, भले ही उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक और महान स्वामी भक्त शिरोमणि वीर दुर्गादास। दोस्तों, सालवा नामक गांव में मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो आस्करण थे यह जसवंत सिंह के यहाँ मंत्री थे। जसवंत सिंह वही जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जसवंत सिंह अमर सिंह राठौड़ के भाई थे। तो इनकी मृत्यु जमरूद में हो गई। दोस्तों, इनके 2 रानियाँ थी और दोनों की पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन औरंगजेब की जो लालसा है वो बढ़ गई और उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया और षड्यंत्र किया कि
और ये शर्त रखी कि अगर जो औरंगजेब ने कहा कि अगर ये मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है तो ही जोधपुर राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों दुर्गादास ने बहुत चतुराई से और वीरता से न केवल जो जसवंत सिंह है उनके पुत्र अजीत सिंह को वहाँ से निकाला, बल्कि जो पीछा करती हुई सेना को भी उन्होंने हराया। इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य जैसे महान या विशाल साम्राज्य की सेना को चकमा दे करके ये वहाँ से उनको निकाल लाए। ठीक है, तो यहाँ दुर्गादास ने दोस्तों एक बहुत अच्छा कार्य किया कि यहाँ उन्होंने एक मेवाड़ और मारवाड़ की संधि करवा दी। बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, क्योंकि उस समय अजीत सिंह एक बालक था और ये संधि बहुत कई मायनों में बहुत आवश्यक थी। अगर जोधपुर राज्य को वापस लेना था तो उस समय मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। दोस्तों राज सिंह का चूँकि मेवाड़ से थे तो निश्चित रूप से मुग़ल वंश के प्रतिरोध की भावना तो इनमें थी ही थी। तो राज सिंह ने क्या किया दोस्तों, औरंगजेब का विवाह होने वाला था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। चारुमती को ये पसंद नहीं था, उसने ये संदेश भिजवाया और राज सिंह ने चारुमती का मुग़ल साम्राज्य को देखते हुए भी, उसकी विशालता और ताकत को देखते हुए भी चारुमती का वहाँ से अपहरण किया और अपने साथ ले जा कर के शादी की। और 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया तो इसका उन्होंने विरोध किया और उनको पत्र लिखा, औरंगजेब को पत्र लिखा उन्होंने। और हमें पता है कि औरंगजेब जो है ये कुफ्र की मतलब जो मंदिर हैं उनको तोड़ना कुफ्र नीति पर चल रहा था। तो औरंगजेब द्वारा जब ये तोड़े जा रहे थे तो ये जो राज सिंह है इन्होंने नाथद्वारा में नाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई और कांकरोल में द्वारिकाधीश जी की मूर्ति स्थापित करवा के मंदिर वहाँ बनवाया। तो इस प्रकार से औरंगजेब के सामने एक दृढ़ चट्टान की तरह मेवाड़ का ये शासक खड़ा रहा। और निश्चित रूप से जब यहाँ ऐसी स्थिति थी तो अकबर के नेतृत्व में युद्ध होता है देवारी में 1688 में, याद रखिएगा, मुग़ल और मेवाड़ के मध्य देवारी का युद्ध होता है अकबर के नेतृत्व में। यहाँ भी दुर्गादास ने बहुत चतुराई से अकबर को बेला फुसलाकर अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार से यहाँ भी दुर्गादास का जो रोल है, जो महत्व है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाद में राज सिंह की यहाँ मृत्यु हो जाती है और अंततोगत्वा औरंगजेब ने मेवाड़ से संधि कर ली और फिर वह दक्षिण के अभियान में जाता है और औरंगजेब की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब को कहीं का नहीं छोड़ा और दक्षिण से लौट नहीं पाए औरंगजेब। तो इस प्रकार से मारवाड़ को अपना राज्य वापस लेने का मौका मिला और वापस अजीत सिंह ने अपना राज्य हथिया लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में लेकिन यहाँ एक बहुत विडम्बना की बात कहें, विडम्बना ही कहें इसे, कि दुर्गादास को दरबारियों के भड़काने पर दुर्गादास को यथोचित सम्मान नहीं मिला और यह स्वामी भक्त व्यक्ति मेवाड़ की शरण में चला गया और मेवाड़ में उसे राजपुरा जागीर दी गई और वह स्वाभिमान से वहाँ रहा और अपने जो अंतिम सांसें हैं वो क्षिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और वहाँ इनकी छतरी आज भी बनी हुई है। और यहाँ एक जीके का सामान्य क्वेश्चन भी क्लियर होता है ज्योग्राफी का कि उज्जैन किस नदी किनारे है, तो दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वीर दुर्गादास है उसका जो अंतिम समय है वो सुखद नहीं कह सकते हम, और मारवाड़ ऐसे महान सैनिक की सेवा नहीं ले पाया। अब बात करते हैं महाराजा सूरजमल की। अंतिम जो शासक है यहाँ भरतपुर के शासक थे, उनके वंशजों के कुछ नाम हैं गोकुल, राजाराम, चूड़ामन। राजाराम ने तो जो अकबर का मकबरा था उसको तक लूट लिया, वहाँ के जो दरवाजे हैं वो सब निकाल लिए। और इस प्रकार से सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की और लोहागढ़ दुर्ग बनवाया। लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों आपको याद होगा, एकीकरण के वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था कि मत्स्य जो संघ बना था प्रथम चरण में उसका जो उद्घाटन समारोह है गाडील के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया था दोस्तों? लोहागढ़। वहाँ मैंने इसकी पिक भी डाल रखी है, देख लीजिएगा आप। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जब भी महाराजा सूरजमल थे, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया मराठों का।
सहयोग किया, लेकिन प्रत्यक्ष सहयोग नहीं किया, और मराठों को रसद की सहायता की और दवा दारू की व्यवस्था, माफ़ कीजिएगा, दवा की व्यवस्था की। तो इस प्रकार से दोस्तों पार्ट नंबर 19 और 20 में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैंने कवर किए हैं। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।